गर्मियों का समय था। किरण अपने पति जतिन के साथ कमरे में सो रही थी। पंखे के नीचे सोने पर भी किरण का गर्मी से बुरा हाल हो जाता है और वो आधी रात को उठकर अपने पति को जगाते हुए उससे बोलती है, उठिए, मैं कहती हूँ उठिए। अरे खुद तो घोड़े बेच बेच कर सो रहे हैं, यहाँ गर्मी से मेरा जीना हराम हो रखा है। अरे कितने दिन हो गए मुझे बोलते बोलते, अरे मुंह दुख गया मेरा कि एक एसी लगवा दो, एसी लगवा दो, एसी लगवा दो, पर मजाल है जो बंदे के कान पे जू रेंग जाए, एसी नहीं लगवा के दिया मुझे। अरे महारानी, इतनी सैलरी नहीं है मेरी कि मैं तुम्हारे लिए एसी लगवाऊं और बिजली का बिल भी फिर मैं ही भरूं। एक अकेला कमाने वाला क्या क्या करेगा बताओ तो। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अब मैं भी कमाने निकल जाऊं? अरे मैंने ये कब बोला, मगर यार थोड़ा एडजस्ट तो कर ही सकती हो ना। मेरे ही करम में ये बावड़िया लिखा था। अरे कहाँ मैं अपने घर में आराम से एसी की ठंडी हवा में सोती थी, कहाँ मेरे पापा ने तुम जैसे गरीब इंसान के साथ मेरी शादी कर दी जो फराटे के आगे मुझे दिन बिताने पड़ रहे हैं। अच्छा, शादी से पहले तो ये बोलती थी कि 2 वक्त की रोटी भी ना मिले तो मेरे साथ ही रहोगी, तो अब क्या हुआ? अरे तो मुझे क्या पता था वो फिल्मी लाइन सच हो जाएगी। ऐसे ही लड़ते लड़ते उनकी सुबह हो जाती है और इसी तरह कुछ दिनों के बाद किरण फिर से जतिन को एसी लगवाने के लिए बोलती है, मगर जतिन घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मना कर देता है। इसी तरह समय बीतता जाता है और एक दिन किरण जतिन से कहती है, सुनो, मैंने अपने लिए एक जॉब देखी है, कल से मैं कॉल सेंटर जाऊंगी जॉब करने के लिए। अरे तुम पागल हो क्या? मुझे थोड़ा टाइम तो दो, मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे कर दूंगा। मैं जॉब पे जाऊंगी तो मतलब जाऊंगी, और ये मैंने तुम्हें बताया है, पूछा नहीं है तुमसे। इतना बोलकर किरण वहाँ से चली जाती है और बेचारा जतिन उसकी बातों से बहुत उदास हो जाता है और अगले ही दिन किरण जीन्स टॉप और अनमैरिड वुमेन की तरह तैयार होकर ऑफिस जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और धीरे धीरे किरण की सैलरी बढ़ती जाती है और वो अपने घर में एसी लाकर और छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करती है। कभी वो अपने लिए सोने का हार लाती तो कभी अपने लिए महंगा सा फोन ले आती। उसको ये सब करता हुआ देखकर जतिन एक दिन उससे बोलता है, क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारी सैलरी कितनी है और तुम आए दिन इतने महंगे सामान कहाँ से लाती हो? मेरे ऑफिस के बॉस ने दिया है ये सब मुझे गिफ्ट में। गिफ्ट क्यों दिया है? मेरा मतलब है ना तो अभी दिवाली है ना कुछ स्पेशल डे, तो गिफ्ट क्यों? मैं और मेरा काम दोनों उन्हें बहुत पसंद है, इसीलिए मेरे काम से खुश होकर दे दिया उन्होंने मुझे गिफ्ट। जॉब करती हो तो जॉब करो, ये फालतू के काम नहीं। कोई बिना मतलब के आज के टाइम पे किसी से बात करना पसंद नहीं करता और यहाँ बात गिफ्ट तक पहुँच गई तो संभल कर रहो, ये दुनिया बहुत जालिम है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और किरण के ऑफिस के ऑनर नितिन एक दिन उसको बिना बताए उनके घर आ जाते हैं। किरण उसको चाय नाश्ता करवाती है और फिर वहाँ किरण का पति जतिन आता है और जतिन उन्हें ऐसे देखकर बोलता है, सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। किरण, तुम्हें बताओ इन्हें कि आखिर मैं कौन हूँ। ये मेरे ऑफिस के सर हैं। और आप कौन? ये मेरे पति हैं। ओह अच्छा अच्छा। सभी लोग एक दूसरे से बातें करते हैं और थोड़ी देर के बाद नितिन वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे किरण को नितिन आए दिन फोन किया करता और उससे बातें करता। ऐसे ही समय बीतता जाता है और किरण का बर्थडे आ जाता है। नितिन उसको सरप्राइज देने के लिए एक दिन पहले ही रात के 12 बजे खूब सारे गिफ्ट्स लेकर उसके घर पहुंच जाता है। ये सब देखकर जतिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नितिन जतिन के सामने उसकी पत्नी को गले लगाकर बर्थडे विश करता है। तभी जतिन नितिन से कहता है, आप जो भी हैं किरण के, आपको पता होना चाहिए कि शादीशुदा लोगों के आगे किस तरह बात की जाती है। ओफो जतिन, कैसी नैरो माइंडेड थिंकिंग है तुम्हारी, ये आजकल का फैशन है। अरे मेरे बॉस ने मुझे हक कर लिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया तुम्हारे ऊपर? पहाड़ नहीं टूटा है, मगर याद रखना वो दिन भी दूर नहीं जब तुम अकेली रहोगी। अरे तुम जलते हो मुझसे क्योंकि अब मैं तुमसे ज्यादा पैसे कमाने लगी हूँ। हाँ, मैं कम ही कमाता हूँ लेकिन अपनी लिमिट्स कभी क्रॉस नहीं करता, अपनी मर्यादा कभी नहीं भूलता। तुम जरूरत से ज्यादा बोल रहे हो जतिन, सोच समझ कर बोलो। मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ये जो तुम ये सब कर रही हो ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है।
और हाँ, जितनी चादर हो ना उतने ही पैर पसारने चाहिए। इतना सब बोलकर जतिन अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बिना बात किए अपने अपने काम पर जाने लगते हैं। और एक रात किरण अच्छे से तैयार होकर कहीं जा रही होती है कि तभी जतिन उससे पूछता है, कहाँ जा रही हो इतनी रात को? नितिन सर की बर्थडे पार्टी पर। तुम मुझसे पूछना और बताना जरूरी नहीं समझती क्या? बताकर क्या फायदा, तुम अपनी दुनिया में मस्त रहो और मुझे अपनी में जीने दो। ठीक है, जाओ। किरण पार्टी के लिए चली जाती है और अगले ही दिन जतिन शालिनी नाम की एक लड़की को लेकर घर आता है और शालिनी को देखकर किरण कहती है, कौन है ये मेरी हेल्पर है। अब ये इसी घर में रहेगी और मेरी हर छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करेगी। तुमने इस बारे में मुझे बताना या फिर मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? बताकर कोई फायदा नहीं। वो क्या कहा था तुमने? हाँ, तुम अपनी दुनिया में मस्त रहो और मैं अपनी दुनिया में। बहुत हो गया बस तुम्हारा, ये यहाँ पर नहीं रहेगी। शालिनी यहीं रहेगी और हाँ, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। पत्नी हूँ मैं तुम्हारी, भूलो मत। और रियली तुम मेरी पत्नी हो? तुमने आखिर पत्नी होने का फर्ज क्या निभाया है? अरे पत्नी घर की लक्ष्मी होती है और तुम मेरे सामने पराये मर्द को हक करती हो, आधी आधी रात को पार्टी में जाती हो। क्या यही एक पत्नी होने का फर्ज है? अरे पति पत्नी का फर्ज होता है जो है जितना है उसमें एक दूसरे को खुश रखना। लेकिन मैं तुम्हें एसी नहीं दे पाया तो तुम खुद ही एसी ले आई। अरे पत्नी का फर्ज समझती तो पंखे में भी गुजारा कर लेती। आज पंखा है, कल एसी भी आएगा, लेकिन तुमने तो हद ही पार कर दी। जतिन की बातें सुनकर किरण की आंखों से आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। तभी वो बोलती है, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। जब कोई चीज अपने ऊपर बीतती है तभी पता चलता है कि उसका दुख कितना बड़ा है, पर मैं तुम्हें किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकती। और तुम जो उस नितिन से बात करती हो, उसको मेरे सामने गले मिलती हो, ये सब कैसे बर्दाश्त किया मैंने, तुम जानती भी हो। बस अब मैं और नहीं सहूंगा, मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो जतिन, मुझे डिवोर्स मत दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। प्लीज मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका तो दे दो, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ प्लीज। जी लोगी, जब तुम्हें बहुत सारे पैसे और नितिन जैसे लोग मिलेंगे तुम आराम से जी लोगी। नहीं नहीं, वो सब मेरी भूल थी। मुझे समझना चाहिए था कि अगर मैं अपनी औकात से बाहर की चीजों को पाना चाहूंगी तो जो मेरे पास है मैं उससे भी हाथ धो बैठूंगी। मुझे माफ कर दो जतिन, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, मैं अपना बसा बसाया घर टूटते हुए नहीं देखना चाहती। जतिन उसको माफ कर देता है और उसको शालिनी के बारे में सब बताता है। शालिनी मेरी बहुत पुरानी दोस्त है और इसको मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई तो इसी ने मुझे बताया कि तुम्हें कैसे लाइन पर लाया जाए। किरण शालिनी का शुक्रिया अदा करती है और साथ ही किरण अपनी जॉब को भी हमेशा के लिए छोड़ देती है और शांति और सुकून से अपने घर को संभालने लगती है। और अब उसके पास जितना होता है वो उतने में ही खुश रहने लगती है। गुजरते वक्त के साथ साथ जतिन भी उसकी सारी जरूरतों का ख्याल रखता है और धीरे धीरे उसके सारे सपनों को पूरा करता है और साथ ही दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपनी जिंदगी में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये एसी वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। रीता की एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वो अलग अलग तरह की दाल बेचा करती थी। लोगों को रीता की दालों की गुणवत्ता बहुत पसंद आती थी। ऐसे एक रात रीता दाल बेचकर घर जाती है और अपनी सास नीलम को अपनी बिक्री के पैसे देते हुए कहती है, सासू माँ ये लीजिए, आज की बिक्री के पैसे। आज भी मेरी अच्छी बिक्री हुई है। आज भगवान से यही दुआ है मेरी कि काम अच्छा चलता रहे और आपका आशीर्वाद यूं ही मुझ पर बना रहे। सच में बहू, तू मेरे घर की बहू नहीं बल्कि लक्ष्मी है। अरे जब से तू मेरे घर में शादी करके आई है तब से तूने पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया है। घर और बाहर दोनों का ही काम अच्छे से कर लेती है। चल अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले, कुमकुम तेल ले खाना लगा देगी। नहीं सासू माँ, खाना तो मैं बाद में खा लूंगी, पहले कुमकुम की थोड़ी मदद कर दो। वो बेचारी सुबह से लेकर शाम तक अकेली सारा काम करती है।
क्या बहू, तू भी कैसी बातें करती है? तुझे क्या लगता है कि तेरी देवरानी अकेले ही घर का सारा काम करती है? अरे जैसे ही तू दुकान पे चली जाती है ना, इसके साथ मिलके मैं घर का सारा काम करवा देती हूँ। कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, मार्केट से सब्जी लाना, छोटी मोटी सफाई करना, कभी कभी तो मैं सब्जी भी बना देती हूँ। ये तो मैं अच्छे से जानती हूँ सासू माँ कि आप हमें बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह प्यार करती हैं। तभी तो सास होने के बावजूद भी हमें इतना ज्यादा सपोर्ट कर रही हैं। सास अपनी रीता बहू की तरक्की देखकर बहुत खुश थी, तो वहीं दूसरी तरफ रीता की देवरानी कुमकुम गुस्से में बर्तन पटक पटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी सास उसे सुनाते हुए कहती है, क्या बात है कुमकुम बहू, आखिर क्यों अपना गुस्सा इन बर्तनों पे निकाल रही हो? ये सारे बर्तन तुम्हारे मायके से आए हैं क्या? सासू माँ, अगर जेठानी जी की तारीफ करने से आपका मन भर गया हो तो आप दोनों हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ। मैं भी थोड़ी देर में आप सभी के लिए खाना लगा देती हूँ। अरे तो ये बात तू आराम से भी बोल सकती है ना, इसमें बर्तन पटकने वाली क्या बात है? बर्तन पटक पटक के तूने इतना नुकसान कर दिया। ठीक है सासू माँ, बात को बढ़ाओ मत और जल्दी से हाथ मुंह धोकर टेबल पर बैठ जाइए। कुमकुम को अपनी जेठानी से बड़ी ही ईर्ष्या होती थी। उसकी तारीफ सुनकर देवरानी जल भुन जाती थी। ऐसी एक दिन रीता कुमकुम को लेकर अपने घर के स्टोर रूम में जाती है, जहाँ रीता ने खूब सारी दालें रखी थी। वो बेचने के लिए थी। रीता और कुमकुम दोनों कमरे की सफाई करके वापस आ जाते हैं, जिसके बाद रीता दुकान खोलने के लिए चली जाती है। तो वही घर का सारा काम कुमकुम के जिम्मे आ जाता है और वो तुरंत अपनी माँ जमुना को फोन करके कहती है, माँ, किस घर में मेरी शादी कर दी है तुमने? जब से इस घर में आई हूँ तब से परेशान हूँ मैं। कभी कभी तो दिल करता है कि ये घर छोड़कर कहीं चली जाऊँ। अरे क्या हो गया बेटा, बेकार में क्यों भड़क रही है? आखिर बात क्या है, बता तो सही। अरे माँ, क्या बताऊँ, ऐसा लगता है जैसे कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। सुबह से लेकर शाम तक पूरे घर का काम अकेले करो। ऊपर से आज तक कभी किसी ने भी इस घर में मेरी तारीफ नहीं की होगी। सबको यही लगता है कि जो भी करती है वो जेठानी जी ही करती हैं। अरे उनका क्या है, सुबह उठती है और दुकान पर बैठ जाती हैं और शाम को आती है फिर। और जब वो घर आती है तो उनको घर में बना बनाया खाना मिल जाता है और मैं सुबह से शाम तक लगी रहती हूँ। मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में। अच्छा तो ये बात है, मेरी बेटी को इतनी तकलीफ हो रही है वहाँ पर और मुझे पता ही नहीं है। मैंने तुझे वहाँ बहू बना के भेजा था, ना कि नौकरानी। अभी शाम को तेरी सास से बात करती हूँ। कुमकुम अपनी माँ से अपने ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत करती है। ऐसे ही शाम को कुमकुम की माँ फोन करती है और नीलम से कहती है, नमस्कार बहन जी, और क्या हाल चाल है? सब बढ़िया तो है ना? हाँ हाँ बहन जी, सब अच्छा है। और बताइए, कैसे याद किया आपने? सब ठीक तो है ना वहाँ? हाँ बहन जी, यहाँ तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे कि आप मेरी बेटी के साथ ऐसा करोगे। मैंने सुना है आपकी बड़ी बहू दाल बेचने का काम करती है और आप उसका साथ देती हो और सारा घर का काम मेरी बेटी से करवाती हो। मेरी बेटी आपकी घर की नौकरानी थोड़ी ना है जो पूरा दिन घर का काम करेगी। अच्छा, तो मतलब खबर आप तक पहुँच गई। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी बेटी अकेले घर का सारा काम नहीं करती है, बल्कि मैं उसके साथ थोड़ा बहुत काम करवा देती हूँ। और रही बात मेरी बड़ी बहू की, अभी हमारे घर के जो हालात हैं और हालातों को देखते हुए मेरी बड़ी बहू ने छोटी सी दाल की दुकान खोली है। और बहन जी, अगर आप चाहती है ना कि आपकी बेटी का घर बसा रहे, तो आगे से दोबारा कभी बेटी के ससुराल वालों पे नजर मत डालना और उनके कामों में कभी दखल अंदाजी मत करना। हाँ तो मेरी बात को भी दिमाग में बिठा लीजिए। मेरी बेटी आपके घर की नौकरानी नहीं है, वो सारा घर का काम नहीं करेगी अकेले। ठीक है, अगर आपकी बेटी को घर के काम काज करने में तकलीफ है तो कोई बात नहीं, आप कल ही आके उन्हें ले जाइए अपने घर पे। मैं अकेले ही घर का सारा काम कर लूंगी। सास गुस्से में फोन काट देती है। ऐसे ही शाम को सास खुद रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। धीरे धीरे कुमकुम के मन में अपनी जेठानी के लिए और भी ज्यादा जलन पैदा होने लगती है। अब उस घर में कुमकुम से कोई बातचीत नहीं करता था और ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आता था और वो फिर से अपनी माँ को ससुराल की सारी बातें बताया करती थी। ऐसे ही समय बीतने लगता है। रीता के परिवार में मनमुटाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसी एक दिन रीता दुकान पर थी, तभी कुछ ग्राहक गुस्से में रीता के पास आते हैं और पत्थर से रीता को मारना शुरू कर देते हैं। आप मुझे मार क्यों रहे हैं? आखिर मैंने क्या किया है? तभी एक ग्राहक बोलता है, शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तो लोगों को जहरीली दाल खिलाते हो, ऊपर से बोलती हो कि ये तुमने क्या किया। अरे तुम्हारी वजह से हमारे परिवार में न जाने कितने लोग अस्पताल में एडमिट हो गए हैं। शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? इतनी घटिया हरकतें करते हुए डॉक्टर ने खुद कहा है
कि जो दाल तुम भेजते हो ना, वही दाल खाने की वजह से आज हमारे घर वाले जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहे हैं। मेरा यकीन कीजिए, मैं कभी किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती, बल्कि मैं तो अच्छी क्वालिटी की दाल खरीद कर लाती हूँ और वही बेचती हूँ। मैंने कभी लोगों के साथ बेईमानी नहीं की है। अच्छा, एक तो जहरीली दाल खिलानी, ऊपर से ये कहती हो कि तुमने कोई बेईमानी नहीं की है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा है? धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में जहरीली दाल की बात तेजी से फैल जाती है। थोड़ी ही देर में रीता का पूरा परिवार भी वहीं पर आ जाता है और कुछ ही समय में पुलिस वाले भी वहीं पर पहुंच जाते हैं। सबके सामने रीता को गिरफ्तार करके वहां से ले जाया जाता है। रीता को जाता हुआ देखकर उसकी सास और रीता का पति मनोज बुरी तरीके से रोने लगते हैं। क्या हुआ सासू माँ, आपको तो अपनी बहू के ऊपर बड़ा नाज था, पर आपकी बहू तो पीठ पीछे ऐसी घटिया हरकतें करती हैं। अरे लोगों को जहरीली दाल खिला रही है आपकी बहू। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब आपकी बहू का पाप का घड़ा फूट गया। पर मुझे अपनी बहू पे पूरा भरोसा है, उसने ऐसा कभी नहीं किया होगा। जरूर उसे कोई फंसा रहा है। थोड़ी ही देर में सब अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद कुमकुम अपने कमरे में जाकर सबसे पहले अपनी माँ को फोन करती है और उसे रीता की गिरफ्तारी होने की खबर देती है। अरे माँ, तुम्हारा प्लान तो काम कर गया। अच्छी क्वालिटी की दाल को बदलकर मैंने केमिकल वाले घटिया क्वालिटी की दाल स्टोर रूम में रख दिया था और वही दाल जेठानी जी ने अपने प्यारे प्यारे ग्राहकों को बेच दिया और आखिरकार जो मैं चाहती थी वो हो ही गया। कुमकुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और खुशी खुशी में कमरे का दरवाजा लगाना ही भूल जाती है। कमरे के बाहर कुमकुम के साथ साथ रीता का पति मनोज भी सारी बातें सुन लेता है और वो दोनों तुरंत पुलिस को फोन करते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं, जिसके बाद पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है और छानबीन करने के बाद सारे सबूत कुमकुम के खिलाफ मिल जाते हैं और पुलिस कुमकुम को गिरफ्तार करके उसे सलाखों के पीछे डाल देती है। अनीता एक बहुत ही स्टाइलिश लड़की थी। उसका पति जगदीश एक कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब करता था। अनीता स्टाइलिश होने के साथ साथ काफी जिम्मेदार लड़की थी। ऐसे ही एक दिन उनके घर पर जब कोई नहीं होता, वो अकेली होती है, तो एक विनोद नाम का लड़का आता है और उससे कहता है, हेलो मैम, क्या आप कुछ पैसे डोनेट करना चाहेंगी? बट क्यों? आई मीन टू से डोनेशन किस लिए? मेरा नाम विनोद है और मैं अनाथ बच्चों के लिए डोनेशन कलेक्ट करता हूँ, यहाँ वहाँ घूमकर। ओह, नाइस वर्क। अंदर आइए आप। ओके मैम। विनोद अंदर आ जाता है और अनीता उसके लिए चाय बनाकर लाती है, साथ ही उसे कुछ पैसे भी देती है। तभी कहती है, वेल, आप यहाँ आया करिए, मुझे अच्छा लगता है आप जैसे लोगों से मिलकर जो इतना अच्छा काम करते हैं। अरे ये तो आपका बड़प्पन है, वरना कुछ लोग तो गलत ही समझते हैं। अरे चिल यार, कुछ लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि उनका तो काम ही है सोचना। दोनों कुछ देर तक बैठकर वहाँ पर बातें करते हैं और जाते जाते विनोद अपना फोन नंबर उसे देकर चला जाता है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन उसका पति जगदीश उसके लिए एक परफ्यूम लेकर आता है और अनीता के ऊपर परफ्यूम लगाते हुए बोलता है, आज तुम्हें अच्छे से महका दूंगा। अच्छा जी, वैसे रोज तो महकते ही हो, आज कुछ अलग है क्या? अरे हाँ यार, कसम से आज इस सेक्सी सी साड़ी में बवाल लग रही हो तुम। वो तो है, आपकी पत्नी तो है ही बवाल। हाँ, मेरी बीवी बवाल है, बवाल। और इस पर सिर्फ मेरा हक है, मेरा। हाँ हाँ, आपकी हूँ डार्लिंग, जो करना है कर लो। इसी तरह बातें करते करते वो दोनों अपने इस प्यार भरे लम्हे को एंजॉय करते हैं और फिर अगले दिन सुबह जगदीश ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है और जाते समय अनीता से बोलता है, एक बात बताऊं? हाँ बोलिए। मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, तो अपना ख्याल रखना। ये क्या तरीका है आपका? आप मुझे अब बता रहे हो? जाओ, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अरे बाबू, मेरा खुद मन नहीं है जाने का, पर काम तो करना पड़ेगा ना। बात वो नहीं, बात ये है कि तुम मुझे निकलते टाइम बता रहे हो। अरे बता कर ही क्यों जा रहे हो? वहाँ पहुँच जाते तब बताते मुझे। जगदीश उसको अच्छे से समझाता है और वहाँ से चला जाता है। अनीता भी गुस्से में घर का दरवाजा बंद कर देती है और ऐसे ही अगले दिन अनीता को अकेलापन बहुत महसूस होता है, तो वो विनोद को कॉल करती है और उससे बोलती है, हेलो जी, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए क्या हो रहा है?
वो मैं थोड़ा अकेला अकेला फील कर रही थी, तो मैंने सोचा आपसे बात ही कर लूं। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं आपसे। हाँ जी बोलिए। क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? वो मुझे ना कुछ जरूरी बातें करनी थी आपसे। ठीक है जी, कल आप मेरे घर आ जाइए। ओके जी। दोनों देर रात तक एक दूसरे से बातें करते हैं और अगली सुबह विनोद एक बार फिर से अनीता के घर आ जाता है। साथ में बैठकर वो दोनों चाय पीते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। इसी बीच विनोद उससे बोलता है, अनीता जी, उन बच्चों के लिए मैं स्कूल खुलवाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है विनोद, लेकिन तुम मुझे अनीता बोला करो। मैं तुम्हें 50,000 का डोनेशन दूंगी। ओके जी। तो अनीता, मैं चाहता हूँ कि जब तुम इतना डोनेट करोगी तो हमारे स्कूल का इनॉग्रेशन तुम्हारे हाथों हो। और हाँ, डोनेशन देने के टाइम तुम्हें अपने कुछ आईडी प्रूफ देने होंगे। अच्छा ठीक है, क्या क्या चाहिए ये बता दो। बस आधार कार्ड। अनीता अपने कमरे में जाकर आधार कार्ड निकालकर विनोद को दे देती है। उसका आधार कार्ड देखकर विनोद उससे बोलता है, वाओ, तुम्हारा और मेरा बर्थडे एक ही डेट पर, क्यों ना हम एक साथ ही मनाएं? फिर तो हम एक साथ ही मनाएंगे अपना बर्थडे। और मेरे पति तो है नहीं, इसीलिए मैं अपना जन्मदिन अपने दोस्त विनोद के साथ मनाऊंगी। घर को अच्छे तरीके से डेकोरेट करता है। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से तैयार होकर केक काटते हैं। इसी बीच अनीता के पति का फोन आ रहा होता है, लेकिन वो गुस्से के कारण फोन काट देती है और उसके फोन को इग्नोर करती रहती है। बार बार उसका पति फोन करता है, लेकिन अनीता तो सिर्फ और सिर्फ विनोद में ही खोई रहती है। वो दोनों मिलकर एक दूसरे के चेहरे पर केक लगाते हैं, बहुत सारी सेल्फीज लेते हैं, ड्रिंक करते हैं और अनीता नशे में हो जाती है, जिस पर विनोद इस बात का फायदा उठाते हुए अनीता से कहता है, वाओ, तुम्हारा घर बहुत अच्छा है। हाँ वो तो है। वैसे किसके नाम पर है ये घर? सब कुछ मेरे नाम पर है। अरे मेरे पति मुझ पे जान देते हैं, जान, इसीलिए सब कुछ मेरे नाम कर रखा है उन्होंने। लेकिन मैं उनसे बहुत नाराज हूँ। मैं उनसे हर बात शेयर करती हूँ, इसीलिए गुस्सा हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हारे बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया। मजाक मत करो, तुम्हारे नाम पर नहीं हो सकता ये घर। तुम ही बताओ, कैसे यकीन दिलाऊं कि ये घर मेरे नाम पे है। अरे वो तो तुम जानो। वैसे मुझे लग रहा है कि तुम फेंकती बहुत हो। रुको तुम, अभी बताती हूँ तुम्हें। अनीता उसको प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखाती है और इसी बीच विनोद उसके घर के पेपर्स चेंज कर देता है और नशे की हालत में उसके सिग्नेचर्स भी ले लेता है। अनीता नशे में बेड पर बेहोश हो जाती है। साथ ही विनोद हैंडकफ्स का इस्तेमाल करते हुए उसके हाथों को बेड से बांध देता है ताकि वो कहीं पर भी भाग ना पाए। और विनोद उसके घर का सारा कीमती सामान चोरी करके वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। और अगली सुबह जगदीश जब काम पर से वापस अपने घर आता है और घर की ये हालत देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो जल्दी से अपने कमरे में जाता है और अनीता के हैंडकफ्स को खोलने की कोशिश करता है। वो यहाँ वहाँ हर जगह चाबी ढूंढता है। बड़ी मुश्किल से उसे चाबी नजर आती है तो वो उसके हाथों को आराम से खोल देता है, जिसके बाद अनीता बहुत बुरी तरह से रोने लगती है और उसे संभालते हुए जगदीश उससे कहता है, अनीता, ये सब क्या है? ये सब कैसे हुआ? जगदीश जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने एक गलत इंसान पे ट्रस्ट किया। अनीता जगदीश को विनोद के बारे में सारी बातें बता देती है। जगदीश ये सारी की सारी सूचना पुलिस को देता है और पुलिस अनीता से कुछ पूछताछ करने के लिए उनके घर आती है और बोलती है, क्या आपके पास उस आदमी की फोटो या ऐसा कुछ मिलेगा जिससे हम उस तक पहुंच पाएं? हाँ हाँ, मेरे पास जन्मदिन वाली फोटो है। जैसे ही इंस्पेक्टर उसकी फोटो देखते हैं, उनके तो होश ही उड़ जाते हैं और वो अनीता से बोलते हैं, मैडम जी, ये है एजेंट विनोद और इसकी तलाश तो कब से पुलिस कर रही है। इसने आप जैसी कई लोगों को शिकार बनाया है। पुलिस दिन रात की खोजबीन करके विनोद को कहीं न कहीं से पकड़ ही लेती है और उसको जेल में बंद कर देती है। रेणुका अपने कमरे में एसी चलाकर सो रही होती है। तभी उसकी बहू आरती वहाँ आती है। उठिए माँ जी, अजय जी आपको नीचे बुला रहे हैं। हाँ बहू, तू चल, मैं आती हूँ। माँ जी, आपने अपने कमरे को पूरा शिमला क्यों बना रखा है? बाहर इतनी ठंडी हो रही है, लोग खिड़की खोलने को तैयार नहीं है।
कहीं ठंडी हवा कमरे में ना आ जाए, और एक आप है कि एसी चलाकर सो रही हो। मैं क्या करूं बहू, मुझे बिना एसी चलाए नींद ही नहीं आती है। माँ जी, लोग ठंड में कमरा गर्म रखने के लिए हीटर जलाकर सोते हैं, और आप हो कि एसी चला रही हो। बहू, लोगों को गर्म कमरा चाहिए होता है, इसीलिए वो हीटर चलाते हैं, लेकिन मुझे तो ठंडा कमरा चाहिए ना, इसीलिए मैंने एसी चला ली। माँ जी, अगर ऐसी बात है ना, तो आज से मैं आपके कमरे के सारे कंबल उठाकर अलमारी में रख दूंगी। लेकिन क्यों बहू, तुझे मेरे कंबलों से क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है माँ जी कि आपके कमरे की सफाई करने में मुझे पूरा दिन लग जाता है। जब सामान कम होगा तो कमरा सेट करने में टाइम भी नहीं लगेगा। जा तू जा यहाँ से, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर रही है। हाँ हाँ, जा रही हूँ माँ जी, आप कौन सा मेरी सुनने वाली हो, करना तो आपको अपनी मर्जी का ही है। आरती इतना कहकर कमरे से चली जाती है और रसोई के कामों में लग जाती है। तभी अजय उसके पास आता है। तुमने माँ को जगाया या नहीं? मुझे देर हो रही है, माँ से बात करने के बाद मुझे ऑफिस जाना है। जी हाँ, जगा दिया। जब तक आप नाश्ता करोगे ना, आ जाएंगी वो भी। ठीक है, तो मेरे लिए नाश्ता लेकर बाहर आ जाओ। जी बस अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए आप अपना नाश्ता। थैंक यू। अब दोबारा जाओ, माँ को देख के आओ। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, आती ही होंगी। आपको हर चीज में जल्दी रहती है। आपसे एक बात पूछूं, गुस्सा तो नहीं करोगे ना? नहीं करूँगा, बोलो क्या पूछना है। आप माँ जी को ठंड में एसी चलाकर सोने से मना क्यों नहीं करते हो? चुपचाप बैठकर देखते रहते हो बस। तुम्हें अभी माँ का पता नहीं है, अगर मैंने उन्हें किसी भी चीज के लिए रोक दिया तो वो मेरे पीछे पड़ जाएंगी, बोलेंगी अब तुझसे मेरा आराम और खुशी नहीं देखी जा रही। तो उनसे कुछ बोलकर कौन घर की शांति भंग करेगा। हे भगवान, आज तक मैंने अपने पति जैसा कोई लड़का नहीं देखा जो अपनी माँ से इतना डरता है कि उनकी भलाई की चीजें भी उन्हें नहीं बोल सकता है। क्या हुआ, तुम क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, आप खाइए। आरती और अजय आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ रेणुका आ जाती है। हाँ बेटा बोल, क्यों बुला रहा था मुझे? माँ, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता था कि सुमन के ससुराल में क्या क्या भिजवाना है, वरना बाद में एक एक करके और सामान बताओगी। बेटा बता ना क्या है, तू कहे तो मैं तेरे साथ चल लेती हूँ, उसी बहाने थोड़ा चल भी लूंगी और शॉपिंग भी हो जाएगी। माँ, अगर मेरे साथ शॉपिंग गई तो जो 1 घंटे का काम है उसमें वो पूरा दिन लगा देंगी। बता चलूं तेरे साथ या नहीं? क्या सोचने लगा तू? कुछ नहीं माँ, बस यहीं बाहर बहुत ठंड हो रही है, बेवजह आप परेशान होंगी। अजय जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? मेरी सास ठंड में एसी चलाकर सोने वाली सास है, उन्हें कहाँ ठंड लगती है। क्यों माँ जी, सही बोला ना मैंने? बहू, आजकल तो कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है, अपनी जुबान पर लगाम दे। मेरा बेटा सही कह रहा है, मैं बेवजह क्यों ठंड में जाऊं? अब मेरा बेटा अकेले सब कुछ कर सकता है। जा जाकर कॉपी पेन लेकर आ, मुझे अजय को सामान की लिस्ट बनाकर देनी है। आरती अपने कमरे में जाती है और कॉपी पेन लेकर हॉल में आती है, जिसके बाद रेणु का लिस्ट बनाकर अपने बेटे को दे देती है। थोड़ी देर बाद अजय ऑफिस चला जाता है और शाम को आते समय सारा सामान लेकर आता है और आरती को देते हुए बोलता है, माँ कहाँ है? माँ जी अपने कमरे में आराम से बैठी हैं और नैना जी से बातें कर रही हैं। ठीक नहीं, एक काम करते हैं, हम भी वहाँ चलते हैं और सारा सामान चेक करते हैं। हाँ चलिए ना, वैसे भी मेरा सारा काम हो गया है। ओके, चलो चलो, माँ खुश हो जाएंगी। मैं कितनी जल्दी सारा सामान लेकर आ गया, वहीं अगर माँ को लेकर जाता तो रात के 10 बज जाते। अब बस भी करिए, माँ जी के सामने तो आपकी आवाज नहीं निकलती है और पीठ पीछे कितनी बुराई करते हो आप। तुम मुझे ताना मार रही हो? अब कुछ नहीं बोलूंगा तुमसे। अरे आप तो गुस्सा हो गए, मैं तो मजाक कर रही थी। चलिए माँ जी के पास। आरती और अजय सारा सामान लेकर रेणुका के कमरे में जाते हैं। उसके दरवाजे का गेट खोलते ही दोनों ठंड से कांपने लगते हैं और एसी बंद कर देते हैं। तभी रेणुका फोन रखकर बोलती है, तुम लोगों ने एसी क्यों बंद की? कितना मजा आ रहा था, पूरा कमरा मस्त ठंडा था। माँ जी देखिए, हम आपके कोई दुश्मन नहीं है। इतनी ठंड में एसी चलाकर सोओगी तो आपकी तबीयत तो खराब हो ही जाएगी ना। मुझे कुछ नहीं होगा। माँ जी वो तो आपकी खांसी से ही पता चल रहा है कि आपको कुछ होगा या नहीं। तुम लोग मुझे ये समझाने आए हो यहाँ पर? नहीं माँ, हम तो आपको ये सामान दिखाने आए थे। आपने जो जो मंगवाया था वो सब लेकर आया हूँ। तू तो मेरा अच्छा बेटा है,
बस कल अपनी बहन को लेने के लिए स्टेशन पर चले जाइयो। क्यों माँ, आप नहीं चलेंगी? नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊंगी, बाहर बहुत ठंड है। माँ, कमरे में ही चलाकर बैठने में आपको ठंड नहीं लग रही है और बाहर जाने को कहो तो उसमें ठंड लग रही है। मुझे तो आपका कुछ समझ ही नहीं आता। क्या बोला बेटा तूने मुझे? कुछ नहीं माँ, मैंने आपको कुछ नहीं बोला, मैं चला जाऊंगा। थोड़ी देर बाद अजय और आरती रेणुका के कमरे से बाहर आ जाते हैं और अजय आरती से बोलता है, जल्दी से एक तेज अदरक वाली चाय बना दो। माँ ने तो कुल्फी जमा दी हमारी। आज नहीं समझेंगी, लेकिन कभी ना कभी तो समझेंगी कि वो सही नहीं कर रही हैं। पता नहीं कब समझेंगी, जब बीमार पड़ जाएंगी तब या जब ठंड से अकड़ आ जाएगी तब। आप रूम में चलिए, मैं आती हूँ चाय लेकर। आरती रसोई में जाती है और 2 कप कड़क अदरक वाली चाय बनाकर रूम में लेकर आती है, जिसको पीकर दोनों को थोड़ी ठंड सी राहत मिलती है। अगले दिन अजय सुबह जल्दी उठकर अपनी बहन को लेने के लिए स्टेशन पहुंच जाता है, जहां उसकी बहन सुमन अपने छोटे से बच्चे के साथ उससे मिलती है। क्या हुआ भैया, माँ नहीं आई? ठंड हो रही है इसलिए वो घर पे सो रही हैं। अगर वो आती खामखा उनको ठंड लग जाती। आखिर में तुम्हें घर ही जाना है, वहाँ तुम्हें सब पता चल ही जाएगा। सही कहा भैया आपने। अरे आइए ननद जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। और बताओ कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ भाभी, आप कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब बताइए आप जल्दी से क्या खाएंगी? मैं सब कुछ आपकी पसंद का ही बनाऊंगी। भाभी आपके हाथों की तो सारी चीजें अच्छी लगती हैं। आप जो भी बनाओगी मैं सब खा लूंगी। सुमन अपने घर पहुंचकर बहुत खुश थी। वो एक एक करके अपने सभी घर वालों से मिलती है। सभी उसके बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। छोटे बच्चे के घर में आने से बहुत रौनक हो जाती है। एक दिन सुमन अपने बच्चे को लेकर अपनी माँ के कमरे में लेटी होती है। तभी रेणुका वहाँ आती है और एसी चालू कर देती है और अपने ऊपर बहुत सारे कंबल डालकर आराम से सो जाती है। कमरा ज्यादा ठंडा होने पर सुमन की आँख खुल जाती है। माँ आप ठीक तो हैं? बाहर इतना ठंडा मौसम है और आप हैं कि एसी चलाकर सो रही हैं। मुन्ना को ठंड लग जाएगी और उसकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। अरे बेटा नहीं होगा, देख मैंने ऊपर से कितने सारे कंबल डाले हैं। मुन्ना को भी कंबल के अंदर ले लूंगी। माँ मुन्ने की आदत नहीं है, वो रात में कंबल फेंक देता है। और अगर आपको एसी चलानी है तो मैं मुन्ने को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। नहीं नहीं, तुम दोनों मेरे साथ ही लेटो, मैं एसी बंद कर दूंगी। रेणुका सुमन को दिखाने के लिए एसी बंद कर देती है, लेकिन उसके सोते ही वो एसी ऑन कर देती है और मुन्ने को कंबल से ढक देती है। लेकिन देर रात कंबल हट जाता है और मुन्ना पूरी रात ठंड में पड़ा रहता है, जिससे सुबह उसकी बहुत तबीयत खराब हो जाती है और उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। जिस पर सुमन बोलती है, माँ अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगी। मैंने कहा था आपसे कि आप एसी मत चलाना, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। ऐसा भी क्या एसी का शौक कि उसकी आदत के चलते किसी की जान पे बनाए। मुन्ने का हाल तो बुरा हुआ ही है ननद जी। इनकी खांसी भी कभी बंद नहीं होती है। माँ जी एसी चलाकर सोना कभी छोड़ती ही नहीं है। अपनी एक गलत आदत के चलते सबको परेशान देखकर, साथ ही मुन्ने की बिगड़ी हालत को देखकर रेणुका को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है और उस दिन के बाद से रेणुका एसी में सोना छोड़ देती है।